यस। हाय बेटा, दिस साइड CACS हरीश मथारिया। 11th स्टैंडर्ड डबल एंट्री सिस्टम चल रहा था बेटा, जिसमें हम लोग आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बेटा। डन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के पास ये महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक होगा, है ना। मैं अपने नोट्स के तो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें जो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, मैं वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। सो डबल एंट्री सिस्टम के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। लो फटाफट से ध्यान देना, ये सेकंड नंबर का टॉपिक है डबल एंट्री सिस्टम। आपको एक बार बता दूं बेटा, ये देखो ये टेक्स्ट बुक है आपका, पेज नंबर 37, पेज नंबर 38 पे एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है बेटा सभी को। So answer in one sentence only, answer in one sentence only। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब पूछा है बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम का सॉरी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब पूछा है। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? बोल बेटा क्या रहेगा, पढ़ा है हमने ऑलरेडी। डबल एंट्री सिस्टम मतलब क्या? डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड of recording all the business transaction as well as under this system हम लोग हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देते थे, आपको अगर याद आ रहा होगा तो यहां पे लिखो बेटा, एक सेंटेंस में बोला है तो एक सेंटेंस में लिखेंगे इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को एक्यूरेट वे में, कंप्लीट वे में अगर रिकॉर्ड करना है तो आपको डबल एंट्री सिस्टम यूज करना पड़ेगा, डबल एंट्री सिस्टम यूज करना पड़ेगा बेटा। एज वेल एज अंडर दिस सिस्टम हम लोग हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट देते हैं, डबल इफेक्ट, टू इफेक्ट, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक सेंटेंस में बोला था इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं, डबल इफेक्ट फॉर each transaction, डबल इफेक्ट फॉर each transaction, that's it, गेम ओवर। पूर्ण पैकी पूर्ण मार्क भेटते। एक सेंटेंस में पूछा, एक सेंटेंस में लिख दिया। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? अकाउंट यानी क्या? अकाउंट याद है, टी शेप फॉर्मेट। अकाउंट समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। समरी ऑफ, लिखो बेटा मेरे साथ साथ, रिलेटेड इंफॉर्मेशन at one place in a T-shape format in which left side is debit side and right hand side is क्रेडिट साइड। सिंपल। जैसे कैश की सारी इंफॉर्मेशन कैश अकाउंट में मिलेगी, राम की सारी इंफॉर्मेशन राम अकाउंट में, कार की सारी इंफॉर्मेशन कार अकाउंट में। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्सन, रिलेटेड टू एन असेट, रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक आइटम और रिलेटेड टू एनी अकाउंट। रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट इज कॉल्ड एज एन अकाउंट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बेटा। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या है? इट इज द सिस्टम of accounting records which consider only cash book and personal account। unscientific method है। it is the unscientific। सर ये अनसाइंटिफिक कैसे होता है? चिंता मत करना, ऑलरेडी मैंने 2 से 3 बार बोला हुआ है। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर पूरा टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग डिटेल देखेंगे। बट क्या करें, आपके महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये पहले नंबर के दूसरे नंबर के टॉपिक में ऐसे वर्डिंग्स डालना शुरू कर दिया था कि बच्चा डर जाता है इससे। डोंट वरी, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है, उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना लिख लो, डबल एंट्री सिस्टम ये साइंटिफिक है, सिंगल एंट्री ये अनसाइंटिफिक मेथड है। अनसाइंटिफिक मेथड ऑफ recording transaction which
कंसिडर ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट। ये काफी बच्चों को समझा नहीं होगा, डोंट वरी, चिंता मत करना, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक। कब पढ़ाऊंगा? एक सेपरेट टॉपिक जब आएगा सिंगल एंट्री सिस्टम, तब वहां पे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ ऐसा पी मार्क करके रख दो, पी माने पेंडिंग, क्योंकि अभी अगर मैं सिंगल एंट्री पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो ये सब मुझे अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रोकना है, और आने वाले 7 दिन तक सिंगल एंट्री ही पढ़ाना पड़ेगा। 7 से 8 दिन का टॉपिक है बच्चे पूरा, और वो इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे दे दिया, इसलिए हम लोग इसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पेंडिंग लिख देंगे, सिंगल एंट्री सिस्टम के समय पढ़ेंगे। उसके बाद व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है बेटा, बोलो तो फटाफट से। पर्सनल अकाउंट, एनीबॉडी, एनीबॉडी, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? ट्राई करो, सोचो, पर्सनल अकाउंट क्या है? सर डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ याद आ रहा है क्या? डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, एओपी, बीओआई, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते बेटा, ये सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। हम लोग बोल सकते हैं दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। लिख लो, दिस अकाउंट represents a person or a group of person, a group of person जिनके साथ हमारा बिजनेस डील कर रहा है, जिनके साथ विथ whom बिजनेस डील्स, जिनके साथ हम लोग धंधा करते हैं, जिनके साथ हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन सारे पर्सन्स को या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम लोग पर्सनल अकाउंट्स के कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हॉस्पिटल, ट्रस्ट, कंपनी, ये सब पर्सनल अकाउंट है। जैसे मैं बोलता हूं मैंने रिलायंस कंपनी को पैसे दिए, रिलायंस कोई नेचुरल पर्सन है? नहीं, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, बट उसको हम लोग अकाउंटिंग की दुनिया में पर्सनल अकाउंट ही ट्रीट करते हैं। अकाउंटिंग नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन में भेदभाव नहीं करता है। मैंने बैंक से पैसे लिए, मैंने बैंक में पैसे दिए, मैंने राम से पैसा लिया, मैंने राम को पैसा दिया, यस और नो, ये सब क्या है बेटा? पर्सनल अकाउंट है। राम, श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई, लोकल अथॉरिटी जैसे पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अकोला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यस और नो, सब ये क्या है बेटा? आपके पर्सनल अकाउंट। उसके बाद स्टेट द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। चलो बेटा, रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट ये लिखूंगा नहीं, ये आप ही बोलो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लिख लो बेटा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। प्लीज मेरे साथ साथ सेंटेंस लिखो, प्लीज मेरे साथ साथ लिखो बेटा। नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल हो गया। देन उसके बाद गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल असेट। लिख लो बेटा ये भी 2 एग्जांपल्स। पहला गुडविल, गुडविल लिखो बेटा, गुडविल। दूसरा कॉपीराइट, कॉपीराइट, COPY, कॉपी, RIGHT, कॉपीराइट। तीसरा पेटेंट राइट, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, PATENT, पेटेंट राइट्स। ट्रेडमार्क्स, ट्रेडमार्क, अब जैसे आपको ये ऊपर में या फिर ये इधर में ये नीचे में ओनली लेक्चर्स का लोगो दिख रहा है, ये ट्रेडमार्क मैंने रजिस्टर करवा लिया, समझ में आ रहा है? रिलायंस कंपनी का वो आर दिखता है ना, आर, वो ट्रेडमार्क है उसका, तो वो ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल असेट है, यस और नो? कॉपीराइट, जैसे मैंने अकाउंट्स के ऊपर कोई किताब लिखी, मेरे पास कोई पब्लिकेशन वाला आता है, बोलता है हरीश सर आपकी अकाउंट्स की लिखी हुई किताब हमें दो, हमें कॉपी करके बेचना है, नंबर ऑफ कॉपीज बना के बेचेंगे, तो मैं उसको कॉपी करने का राइट दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज कॉपीराइट। उसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे बेनिफिट मिलेगा, इसीलिए कॉपीराइट मेरे लिए असेट है।
हर वो रिसोर्स जो मुझे फ्यूचर में बेनिफिट देता है उसे मैं प्यार से असेट बोलता हूँ। यस और नो? सो गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल असेट के एग्जांपल। इन्होंने 2 ही पूछे थे, अपन ने 4 बता दिए। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट। चलो बोल बेटा, रियल अकाउंट में क्या आएगा? रियल अकाउंट रिप्रेजेंट्स ऑल द एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस। लिख लो, रियल अकाउंट्स represents all the assets and properties owned, जो बिजनेस के पास है, owned by the business। आगे और लिखना, थोड़ा सा आगे और लिखना बेटा, इसी के आगे लिखना, इसी के आगे लिखना। एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, मतलब जो असेट ऑलरेडी पर्सनल में आ गई वो फिर से रियल में नहीं आएगी। सर ये आपने क्या कह डाला? चिंता मत कर, जर्नल एंट्रीज के समय हम लोग देखेंगे। पर्सनल में कुछ ऐसे अकाउंट है जो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो असेट है सर, जैसे कि डेटर। डेटर भले ही ये पर्सनल अकाउंट है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो डेटर ये असेट है। जैसे मैं पृथ्वी पे रहता हूँ, सही है। मैं पुणे में रहता हूँ, ये भी सही है। तो मोटा मोटी तौर पे मैं कहाँ रहता हूँ? पृथ्वी पे। और ज्यादा डीप में जाके देखा तो मैं कहाँ रहता हूँ? पुणे में। और ज्यादा डीप में पुणे में बावधान एरिया। यस और नो? तो वैसे ही डेटर ये असेट है, लेकिन डीप में जाके देखोगा तो डेटर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अंडर पर्सनल अकाउंट, क्योंकि डेटर वो ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनसे हमें पैसा लेना है। यस और नो? क्रेडिटर्स ये लाइबिलिटी है, लेकिन और ज्यादा डीप में जाके देखूंगा तो क्रेडिटर्स ये आपका पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई होता है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स ये वो पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन्हें हम पैसा देने वाले हैं, हम देंगे, उन्हें देंगे। आगे चल रहा हूं। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। इनकम और गेन के दो एग्जाम्पल्स चाहिए। चलो इनकम का एग्जाम्पल लो, सेल अकाउंट एग्जाम्पल ऑफ इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। व्हाट्सएप लैंग्वेज नहीं लिखना है, शॉर्टकट में है। और 2 एक्सपेंस के एग्जाम्पल, सैलरी, रेंट। रेंट दे रहा हूं तो एक्सपेंस, रेंट मिल रहा है तो इनकम। ये इनकम के एग्जाम्पल, सेल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनकम। ये सुनो, भाड़ा मिल रहा है तो इनकम, भाड़ा दे रहा हूं तो खर्चा। मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर्स बाय किए, उन शेयर्स के ऊपर मुझे डिविडेंड मिल रहा है, इनकम। स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है बच्चे? स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। बोलो बोलो मैडम बोलो, बच्चे जवाब जानना चाहते हैं आपसे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लिखो बेटा, डेबिट द रिसीवर। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सब ये सारी चीजें लिख रहे हो। एंड क्रेडिट द गिवर। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर देयर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कितनी मेथड्स है? मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो कितनी? बोलो बेटा बोलो फटाफट से। हाँ, अकाउंटिंग मेथड्स, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कितनी मेथड्स है? यस, ट्राई करो, सोचो, तो मैं बता देता हूं उसके बाद। यस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने की कितनी मेथड्स है? मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 2। याद आया क्या? इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश में भी और 2, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। चलो ठीक है, 2 मेथड्स।
इंडियन जो कि अनसाइंटिफिक है, एंड इंग्लिश। यस और नो? और इंग्लिश में और सब क्लासिफिकेशन है दो, इंग्लिश में और सब क्लासिफिकेशन है बेटा दो, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। ये हम लोग आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, इसको अभी पूरा का पूरा पेंडिंग लिखना। सिंगल एंट्री जहां कहीं पे भी आएगा उसको एक हल्की सी स्माइल देना और छोड़ देना, बोलना हमारे हरीश सर उसको आखिरी में पढ़ाएंगे। इंडियन सिस्टम हमें पढ़ना नहीं है, ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बड़ा बिजनेस, कोई भी बड़ी कंपनी ये सिस्टम यूज नहीं करती। तो आपको हर जगह पे लाइफ टाइम डबल एंट्री सिस्टम से ही अकाउंटिंग करना है। सर यहाँ पे मेथड्स पूछा था, मेथड कितनी है? 1 और 2, ये और सब क्लासिफिकेशन है, इसको नहीं देखना है। मेथड कितनी है? 2, 1 एंड 2। यस और नो? इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। चलो आगे, एक्सरसाइज के ये 10 के 10 क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन। पक्की बात? डन। चलो, डाउट आया तो आपको पता ही है, इसी वीडियो में नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, तुरंत के तुरंत व्हाट्सएप करना है बेटा। राइट वन वर्ड। अच्छा, मैं उम्मीद कर रहा हूं ये जब आप लेक्चर देख रहे हो इसका मतलब आपने इसके पहले के सारे लेक्चर देखे। हो सकता है कुछ बच्चों को कई जगह पे दिक्कत आ जाए, डोंट वरी, चिंता मत करना, ये चीजें आगे बार बार आने वाली है, तो डरने की बात नहीं है। राइट अ वन वर्ड, राइट अ वन वर्ड, बोलो बेटा, फॉर phrase which can substitute one word or term or phrase, one word or term or phrase which can substitute the each of the following statement। ह्या पूर्ण वाक्यासाठी, ये पूरे सेंटेंस के लिए आपने एक वर्ड, एक फ्रेज लिखना है। पहला, मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। उस मेथड ऑफ अकाउंटिंग को क्या बोलते हैं? बोलो बेटा, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री? डबल एंट्री, जहां पे दोनों एस्पेक्ट, डेबिट एस्पेक्ट और क्रेडिट एस्पेक्ट दोनों रिकॉर्ड करते हैं। कंप्लीट सिस्टम, उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। कुछ याद आया क्या? उसके बाद बेटा, राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे? याद करो, ये टी शेप फॉर्मेट। लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड, तो लिख लो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। उसके बाद, नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड when proprietor uses the business money for personal use। ओहो, ओनर जब कभी भी अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉल करता है तो उस विड्रॉल को हम लोग प्यार से ड्रॉइंग कहते हैं। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे? ड्रॉइंग अकाउंट। नेक्स्ट, एकदम प्यार से, स्लोली स्लोली, जैसा कि वादा किया था आपको बेटा, 11th स्टैंडर्ड में 100% नंबर लाना है। यस और नो? और हाँ, एक और चीज बच्चों, ये ऊपर आपको कुछ दिख रहा है क्या सेंटेंस लिखा हुआ? ये सेंटेंस क्या है? फॉर मोर वीडियो लेक्चर्स डाउनलोड और ओनली लेक्चर्स ऐप। ओनली लेक्चर्स ऐप के अंदर में आपको फ्री वीडियो भी मिलेगा, फ्री कंटेंट। और अगर कोई परचेस करना चाहता है, अगर किसी को लग रहा है कि हरीश सर भी 2 पैसा कमाए, जो कि मैंने बहुत ही सस्ते रेट में बेटा वहां पे लेक्चर्स डाल रखे 11th और 12th महाराष्ट्र बोर्ड के, डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। यस और नो? चल, अकाउंट्स ऑफ असेट्स एंड प्रॉपर्टीज। असेट्स और प्रॉपर्टीज, थोड़ी देर पहले सेंटेंस लिखा था, याद करो। असेट्स एंड प्रॉपर्टीज, रियल अकाउंट। असेट्स एंड प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। एक वर्ड में, एक वर्ड में, रियल अकाउंट। एक एक वर्ड पूछा है बस। अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, प्यार से इनको नॉमिनल अकाउंट्स के कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज डेबिट, डेबिट साइड। द असेट विच कैन नॉट बी सीन और टच और फेल, जिन असेट को हम लोग छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, उनको हम लोग प्यार से, जिनको फील नहीं कर सकते उनको प्यार से इनटेंजिबल, अदृश्य, इनटेंजिबल, मिस्टर इंडिया, अदृश्य, अदृश्य असेट बोलेंगे, इंटेंजिबल असेट बोलेंगे। पर्सन वो इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम, ओ हो, ल्यूका,
डी बार्गो पैसियोली, रिस्पेक्ट दो इनको, पप्पा है फादर ऑफ अकाउंट्स, ल्यूका डी बार्गो पैसियोली, इटालियन मर्चेंट, फिलोसोफर, ग्रेट मैथमेटिशियन। इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, इनकम्प्लीट सिस्टम को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं बेटा, बोलो बोलो बोलो, इनकम्प्लीट सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। और कंप्लीट अगर है तो कंप्लीट सिस्टम या साइंटिफिक सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, एक्यूरेट, साइंटिफिक। हो समझ में आया, मगज में आया क्या? क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट alternative, select the most appropriate alternative from those given below and rewrite the statement. ओहो बेटा, परीक्षेत तुम्हाला हे वाक्य पूर्ण परत लिहायचं आहे, रीराइट द स्टेटमेंट। सर कैसे, बताता हूं एक करके। अगर आपने रीराइट फिर से नहीं लिखा तो आपके नंबर्स कट हो जाएंगे बेटा। सुनना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे कब आता है, चलो फटाफट से बताओ बेटा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, गेस करो गेस करो, 10 नवंबर इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे, हमेशा याद रखना। तो अब ये सेंटेंस, ये सिर्फ यहां पे आप ऐसा 1 का आंसर 10 नवंबर लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आपको रीराइट द स्टेटमेंट, आपके आन्सर शीट में तुमच्या उत्तर पत्रिकेत तुम्हाला हे वाक्य पूर्ण परत लिहावं लागेल। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10 नवंबर। और एक चीज बता देता हूं, एक ही कलर का पेन यूज करना है एग्जाम में, आप मल्टी कलर पेन यूज नहीं कर सकते हो, या तो ब्लू या तो ब्लैक। लेकिन मैं सजेशन दूंगा ब्लू कलर का पेन यूज करना, ना अंडरलाइन करने के लिए दूसरा कलर का पेन यूज कर सकते, ना और कुछ करने के लिए, ब्लू कलर का ही पेन यूज करना बेटा आपने। तो पहला हो गया। अब ये सेंटेंस आप लिखना, लिखोगे हर बार। दूसरा, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है, बोलो बेटा। इंग्लिश, नो, ये तो साइंटिफिक है, डबल एंट्री साइंटिफिक है। इंग्लिश ये नया है, मॉडर्न, डबल एंट्री साइंटिफिक है। कन्वेंशनल, यस, भारत, मेरा भारत महान, इंडियन सिस्टम। ऐसा पूरा सेंटेंस वापस लिखना होगा, ये पूरा सेंटेंस वापस लिखना होगा। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंडियन सिस्टम, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, तो तरच तुम्हाला मार्क भेटणार बाळा। सेंटेंस पूर्ण परत लिहावं लागेल। उसके बाद एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, तो यहां लिखना है क्रेडिट। राधाज अकाउंट इज अ टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इज नॉमिनल इनकम, पर्सनल रियल अकाउंट। कैश, कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब रियल अकाउंट है। गुडविल भी रियल अकाउंट है, बट इंटेंजिबल रियल है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट, अदृश्य। पेटेंट राइट, इंटेंजिबल असेट, अदृश्य। प्रीपेड एक्सपेंस इज रियल, पर्सनल, नॉमिनल इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस बेटा ऑलरेडी बताया हुआ है। एनी एडवांस एक्सपेंस इज पर्सनल अकाउंट, लिख के रख लो अगर पता नहीं है तो। एनी एडवांस एक्सपेंस या एनी एडवांस इनकम। मैं लैंडलॉर्ड हूं, मैंने मेरा 2 फ्लैट किराए से दिया, मुझे भाड़ा मिलता, रेंट मेरे लिए इनकम है। अब मेरे टेनेंट ने आने वाले 4 महीने का भाड़ा मुझे एडवांस में दे दिया, तो मेरे लिए एडवांस इनकम हो गया। मैंने किसी को एडवांस में एक्सपेंस दे दिया, एडवांस एक्सपेंस। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, OUT, आउट, STANDING, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी, आउटस्टैंडिंग यानी बाकी। यहां पे मैं बोलूंगा इनकम आना बाकी या इनकम रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी एक्सपेंस पेएबल, यानी एक्सपेंस पेएबल। यहाँ पे एडवांस इनकम
या एडवांस एक्सपेंस, ये सारे के सारे हाँ पर्सनल अकाउंट है। और ज्यादा डीप में बोलना है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में क्या फर्क है? बेटा पर्सनल अकाउंट राम अकाउंट पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि कैपिटल किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको? ओनर को। ज्यादा कोई फर्क नहीं है, एग्जाम में अगर आप पर्सनल भी लिख देते हो तो भी चलेगा। सो प्रीपेड एक्सपेंस इज पर्सनल अकाउंट। ये सेंटेंस पूरा लिखना है, प्रीपेड एक्सपेंस इज पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है। और ये क्वेश्चन नंबर 8, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, नॉमिनल अकाउंट का रूल है। यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ऑलरेडी हमने सॉल्व किया। मैडम 4, 5, 6 पहले सॉल्व किया है, आपको ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में 4, 5, 6, 7 मिल गया रहेगा। और अभी मैंने सॉल्व किया 1, 2, 3, टोटल 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए मेरे बच्चे। ये सॉल्व, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। किसी को अगर कोई डाउट है तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, तुरंत के तुरंत लगेज व्हाट्सएप करने का। यस और नो? क्लियर? पक्की बात? देखो कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा आज। ये टोटल 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने, 1, 2, 3 पूरे। उसके बाद 4 हो गया ऑलरेडी, 4 के 15 हो गए, 5 हो गया, 6 भी हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी के अभी देखेंगे। चल 7, कुछ बच्चों ने बोला था कि सर सर आप ये भी सॉल्व करवा के दो, दैट्स वाई मैं आपको ये सारी चीजें सॉल्व करवा के दे रहा हूं। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांजैक्शन दिया है यहां पे, इधर असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, कैश लेके आया ओनर ने बिजनेस में, तो बिजनेस में कैश नाम की एसेट बढ़ गई। कितनी कैश आई? 50,000। सो 50,000। लायबिलिटी कुछ है? नो, लायबिलिटी 0। सो 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000। परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000, माल खरीदा 10,000 का, यानी स्टॉक आ जाएगा 10,000 रुपए का, 10,000 का स्टॉक आ गया, माल आ गया, असेट आ गई, और कैश कम हो गया। माल खरीदा, बदले में कौड़ी पत्थर थोड़ी दिया होगा, पैसा दिया होगा ना। सर अगर ये माल उधारी में खरीदा रहता तो क्रेडिटर्स लायबिलिटी बढ़ जाती, लेकिन ऐसा बोला नहीं है, और ना ही पार्टी का नाम दिया है, ना ही पार्टी का नाम दिया है, ना ही सेटलमेंट के बारे में बोला है। मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो कैश कम हो गई 10,000 रुपए से। इधर में 0, इधर में 0, कैपिटल में नो चेंज, लायबिलिटी में नो चेंज। गुड्स स्टोलन, माल चोरी हो गया 1,000 का, माल कम हो गया, माल कम हो गया, माल कम हो गया, यानी असेट कम हो गई, माल कम हो गया, माल कम हो गया, और माल कम, चोरी हो गया, लॉस। लॉस की वजह से हमेशा ध्यान रखना कैपिटल कम होता है। प्रॉफिट अगर रहा, ध्यान रख लो, लिख लो बच्चों, तो कैपिटल बढ़ता है। लॉस अगर है तो कैपिटल कम होता है। एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट कम होता है, इसीलिए कैपिटल भी कम होगा। ये जो भी मैं बातें कर रहा हूं ना, ये सारी बातें अकाउंटिंग इक्वेशन वाले क्वेश्चन के लिए काम की है। सर क्यों बाकी जगह अप्लीकेबल नहीं? कि हर जगह अप्लीकेबल है। एंट्रीज जब हम लोग पास करेंगे डेबिट क्रेडिट के रूल इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में बस ये 3 ही आइटम के अंदर खेलना है। कितने आइटम बोल बेटा? असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। सो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उनका इंपैक्ट असेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे होगा। इनकम अगर आपको दिख रहा है तो इनकम में से आप लोग क्या करो, ए बेटा प्लीज ध्यान देना, इनकम अगर आपको दिख रहा है तो देखना इस इनकम से अगर प्रॉफिट समझ में आ गया कितना है, तो उस प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगा। यस और नो? बताऊंगा, डोंट वरी, सारी चीजें सॉल्व करके बता रहा हूं। माल चोरी हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया तो कैपिटल कम,
उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, माल बेच दिया, माल बेच दिया, बोल मेरे बच्चे, माल बेच दिया। हाँ, तो क्या करना है, माल बेचा पैसा आ गया, माल बेचा पैसा आ गया, ये ले बेटा। कैश बढ़ गई, माल बेचा पैसा आ गया, कैश बढ़ गई। जहां जहां आइटम बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, देखो उसके लिए प्लस कर दिया, जहां जहां कम हो गया देखो माइनस कर दिया। बोलो बेटा, अब माल बेच दिया, कैश आ गई। अब ध्यान देना, माल तो कम हो गया ना, ये 5,000 रुपए। सर 5,000 का माल क्या 5,000 में ही बेचा है क्या? अब वो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। अगर ऐसा समझो 4,000 का माल इन्होंने अगर 5,000 में बेचा रहता तो मैं ऐसा लिखता, कैश बढ़ गई 5,000 से, माल कम हो गया 4,000 से, और इधर राइट साइड में लिखता ये असेट का, ये लायबिलिटी और ये कैपिटल, कैपिटल बढ़ा देता 1,000 से। सर 1,000 से क्यों? 4,000 का माल 5 में बेचा, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ? 1,000 का, तो वो 1,000 के प्रॉफिट से ये बढ़ जाता आपका कैपिटल। लेकिन हमें पता ही नहीं है ना अब ये माल उसने कितने का लाया और कितने का बेचा। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला था गुड्स परचेज 10,000, अब 10,000 में से उसने कितने का माल 5,000 में बेचा हमें नहीं पता है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो मैं समझूंगा 5,000 कैश आई, 5,000 का माल चला गया, बाकी जगह नो चेंज नो चेंज। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया तो पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट बढ़ गई 7,000। और जब भी लोन लेते तो लायबिलिटी भी बढ़ जाती है, इधर नो चेंज। दैट्स इट, गेम ओवर। टोटल कर लो, टैली हो जाना चाहिए आपका। बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, लोन लिया तो बैंक क्या बोरे में भर के थोड़ी ना पैसा देगी, बैंक बोलेगी जा बच्चा घर जा, तेरे एटीएम में पैसा आ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। चलो टोटल करो, 50,000 और ये 10, 60,000, 60 में से 10 चला गया 50, 50 में से एक गया 49,000, 49 प्लस 5 54, 54 माइनस 5 49, 49 प्लस 7 56,000। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मोबाइल अलाउड नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा बेटा, कैलकुलेशन हाथ से करना है। सर हाथ से टफ होता, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपको बगैर कैलकुलेटर के, बगैर बगैर मोबाइल के आपको हाथ से फटाफट से कैलकुलेशन कैसे करना है, जैसे जैसे हम लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे मैं बताऊंगा। 0 + 0 0 इज इक्वल टू ये आया 7,000, और यहाँ पे 50,000 माइनस 1,000 ये आया 49,000। चेक कर लो, 56 इज इक्वल टू 7 + 49, टैली हो गया क्या? 56 इज इक्वल टू 7 + 49, यस और नो? कुछ था इसमें? ये हमने सारे ट्रांजेक्शन को इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखा, इसे कहते हैं कंप्लीट द अकाउंटिंग इक्वेशन टेबल। सर एग्जाम में ऐसा टेबल बना के देंगे क्या हमको? सर परीक्षेत असं ढाचा बनवून देणार का आम्हाला ते? नाही रे बाळा, आपको बनाना है ये वाला पार्ट आपको बनाना है, ट्रांजेक्शन फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतना वाला टेबल आपने बनाना है, ये टेबल आपने एग्जाम में बनाना है ये। अच्छा, ये टेबल बनाना पड़ेगा, ऊपर लिख देना असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। चलो आगे चलते बेटा। गिव द नेसेसरी ट्रांजेक्शन फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द असेट। गिव द नेसेसरी ट्रांजेक्शन फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट, इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट। बोलो बेटा, इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन कैपिटल। कुछ समझ में आ रहा है क्या? पूछा क्या है? सर नहीं समझा, ध्यान देना अच्छे से। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन बताओ, मन से सोचो, जिसमें असेट बढ़ रही है, एक असेट बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है, एक असेट बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है। चल बता तो यार भैया, ऐसा कौन सा ट्रांजैक्शन है? एक असेट बढ़ रही है और दूसरी असेट कम हो रही है। कार खरीदा, कैश पे कर दिया, कार अकाउंट, कार खरीदा तो कार नाम की असेट बढ़ गई, कार को डेबिट करो, कैश पे कर दिया तो लिख दो टू कैश अकाउंट।
यस और नो? सर यहां तो आपने एंट्री कर दिया, ठीक है एंट्री मत करो, लिख दो कार परचेज फॉर कैश, कार परचेज फॉर कैश। यहां पे कार अकाउंट बिजनेस में आ गया, कार बढ़ जाएगी और कैश दूसरी असेट ये कम हो जाएगी। जम गया मामला, एक असेट बढ़ गई और दूसरी असेट कम हो गई। इंक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन कैपिटल डिक्रीज इन असेट। बोलो बेटा कोई एग्जाम्पल, सोचो सोचो सोचो। कैपिटल बढ़ रहा है, असेट कम हो रही है, कैपिटल बढ़ रहा है, असेट कम हो रही है। बोल बेटा। कैपिटल बढ़ रहा है, असेट कम हो रही है, सोचो। ये एक मैंने आपको ट्राई करके बता दिया, बचे हुए 3 आपके होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे लिखना है। अगले लेसन में तीनों का मैं बताऊंगा, ये आज का होमवर्क है। थोड़ा बहुत सोचना है, नहीं आया चलेगा, काही नहीं आला तरी चालेल बड़ा, डोंट वरी, सारी चीजें बताऊंगा। ये होमवर्क भी अगले लेक्चर में करवाऊंगा, ट्राई करना है। डन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बेटा।